हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली एक केमिकल सेक्टर से ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो 2-3 दिन पहले ही मेरी रडार पे आया। इनफैक्ट स्टॉक के बारे में मैंने कहीं पढ़ा एंड थोड़ा सा मैंने चेक ही किया था, बट कहीं ना कहीं पूरा अच्छे से स्टडी करने का मौका नहीं मिला। एंड क्योंकि ये माइक्रो कैप है, यानी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो ऑब्वियसली विदाउट डिटेल में स्टडी किए बिना इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। बट देखते ही मैंने वॉच लिस्ट पे लगाया था एंड देखते ही देखते लास्ट 5 डेज़ में ये ऑलमोस्ट 33% राइज कर चुका है। इनफैक्ट आज ये अपना 52 वीक हाई भी लगाया था एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो गया। नहीं तो अदरवाइज लास्ट 5 डेज़ में मोर देन 45% राइज कर चुका था ये स्टॉक। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक लग रहा है मुझे, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक्स में स्पेसिफिकली इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है एंड कहीं ना कहीं अपने जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स यहीं फंस जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने पास होती नहीं है, जिसकी वजह से मल्टी बैगर्स को अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक अपने आइडेंटिफाई करते हैं तब तक बहुत देरी हो जाती है एंड तब तक रिटर्न्स काफ़ी मॉडेस्ट हो जाते हैं। तो चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ या अपडेट्स मिस ना करें। तो सबसे पहले मार्केट्स की बात करते हैं। एफआईएज ने अगेन 1500 करोड़ की नेट में सेलिंग की है, डीआईएज ने 1600 करोड़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 का था ऑलमोस्ट, तो आज ठीक था, एवरेज रेशियो था। एंड निफ्टी 50.74%, निफ्टी 50 आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी थी आज, तो कहीं ना कहीं आज प्रीमियम्स खा रहा था निफ्टी आराम से बैठ के। एंड लास्ट के 1-2 आवर्स में अच्छा राइज दिखाया, 0.74% अप क्लोज हुआ है। एंड मिड कैप 100.49% अप हुआ है एंड स्मॉल कैप 100.21%। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ब्रॉडर मार्केट्स जो थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा शांत थे आज। विक्स 19.14 पे है, कंफर्टेबल है। जैसा आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लो पे जहाँ खुला वहीं लो बनाया निफ्टी ने एंड उसके बाद से काफ़ी टाइम तक फ्लैट ट्रेड कर रहा था एंड 1 बजे के बाद फिर वापस राइज करना स्टार्ट होता है एंड कहीं ना कहीं हाई पे जाके क्लोज होता है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है आने वाले दिनों के लिए। बट लेट्स सी, क्योंकि 16,400 को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली भी बीट नहीं किया है अभी निफ्टी ने, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बना रह सकता है। एंड जहाँ तक है जिगजैग या फ्लैट मूवमेंट एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। एंड इनफैक्ट आज एक बालाकृष्ण जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया मेरे पास, या कमेंट आया कि इज़ रिसेशन हिटिंग। कहीं ना कहीं जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो रिसेशन की ये होती है कि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइन इन जीडीपी। ये कहीं ना कहीं मुझे जो पर्सनली लगता है अपने ऑलरेडी रिसेशन के बीच में ही है। बेसिकली ये कोई आरबीआई का अनाउंसमेंट नहीं है कि अपने आरबीआई ने बोल दिया आज 50 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट में इंक्रीज़ हो रहा है एंड ऐसे ही रिसेशन को अनाउंस नहीं कर देगा। बेसिकली अपने रिसेशन क्या होता है कि एक जनरल डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, न्यू जॉब्स क्रिएट होना कम हो जाते हैं, हाउसिंग सेल्स कम हो जाती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके एंड ऑलरेडी अपने रिसेशन के बीच में ही है एंड बट ये काफ़ी स्लो एंड लॉन्ग है, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो रिसेशन में क्या होता है कि बहुत जल्दी हिट करता है एंड कुछ ही दिनों में अपने देखते हैं विद इन मंथ्स काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिक्लाइन आ जाती है एंड उसके बाद से वापस रिकवर भी बहुत जल्दी कर जाता है। बट ये कहीं ना कहीं यूनिक केस है, क्योंकि नॉर्मली जो रिसेशन हिट करता है वो डिमांड में डिक्लाइन की वजह से हिट करता है, जिससे क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, क्वांटिटी या आउटपुट भी कम होता है, बट उसके साथ साथ प्राइसेस भी कम होते हैं। तो ये यहाँ जो यूनिक सिनारियो बन रहा है वो ये कि स्टैगफ्लेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स होने से क्या होता है, जो कमोडिटीज़ या जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ने की वजह से एंड सप्लाई साइड क्राइसिस होने की वजह से क्या हो रहा है कि प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन हिट कर रहा है। एट द सेम टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी या जीडीपी आउटपुट कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज डिमांड डिक्लाइन होती है तो गवर्नमेंट आसानी से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो कर सकती है, जिससे अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है, टैक्सेस कम कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो रिजर्व बैंक है अपना वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकता है, ताकि आउटपुट या डिमांड को बूस्ट मिले, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर हो सके। बट यहाँ कहीं ना कहीं आप डिमांड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है इसको आप डिमांड बूस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यूनिक सिनारियो है। तो यहाँ कहीं ना कहीं काफ़ी फोकस्ड इंसेंटिव्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ या सर्विस सेक्टर की तरफ, जहाँ आउटपुट बढ़ सके।
तो बट अपने रिसेशन के बीच में ऑलरेडी हैं, बट धीरे धीरे कोई भी फेज़ परमानेंट नहीं है, धीरे धीरे ये फेज़ भी पास ऑन हो जाएगा। एंड हाँ, जब तक ये एक्सटर्नल फैक्टर स्पेसिफिकली रशिया यूक्रेन क्राइसिस थोड़ी कम नहीं होती है, एंड ऑयल के प्राइसेस जब तक बढ़ने कम नहीं होते, ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है। बट स्टिल हिस्टोरिकली कोई भी रिसेशन ऐसा नहीं रहा है कि उसके बाद से मार्केट्स और रैपिडली इंक्रीज़ ना करें। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने कमेंट में, शायद विपिन जी ने ऑलरेडी ये कंपनी आइडेंटिफाई कर ली थी, समहाउ मेरी नज़र में लेट से आई, तो और इनफैक्ट लेट से आई, 2-3 दिन पहले ही आई, बट तब भी मैं टाइम नहीं मिला अच्छे से स्टडी करने का, नहीं तो मे बी 2 दिन में ऑलरेडी 15-20% के रिटर्न्स बन जाते। बट कोई नहीं, देर से ही सही, देखते हैं कंपनी को। ये बेसिकली 1983 में इस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी गुजरात में, एंड अभी ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, बेसिकली SME एक्सचेंज में है ये, BSE में। अभी मेन बोर्ड पे आई नहीं है। एंड इसके जो भी ये केमिकल्स में डील करती है, बेसिकली हाई प्रेशर ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, एंड जो इसके जो ये बेसिकली APIs बनाती है बल्क ड्रग्स के लिए, बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डाइज पिगमेंट्स में काम आते हैं। एंड इनकी डिमांड यहाँ से पेंट सेक्टर से भी आती है, फूड प्रिजर्वेटिव से काफ़ी डिमांड आती है। एंड इनके जो क्लाइंटेल है, बेसिकली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं मुझे, बट काफ़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो कंपनी ओवरऑल ठीक लगी मुझे। एंड इसका जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है वो मार्च 2017 में आया था, एंड काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था, मोर देन 55 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था या ओवर सब्सक्राइब हुआ था। एंड क्योंकि ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही थी इन्वेस्टर्स को, एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं कंपनी को, जिससे पता चल रहा है कि कंपनी धीरे धीरे नोटिस में आ रही है लोगों के। प्रेस्टिजियस स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था, उसके बाद ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का भी सर्टिफिकेट मिला है इंडियन कस्टम्स बोर्ड से, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन एज 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स में मैंने देखा था ये टॉप 200 या 500 एशिया पैसिफिक रीजन में ग्रोथ स्टोरीज़ में से एक थी। तो इनफैक्ट कंपनी हैज़ फीचर्ड एज फर्स्ट रैंक इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 SME कंपनीज ऑफ इंडिया इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल। तो कंपनी अदरवाइज फंडामेंटली काफ़ी स्मॉल कैप होने के बावजूद कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। प्रोडक्ट्स वही वो बल्क ड्रग्स में काम आते हैं, इंटरमीडिएट्स, डाइज, पिगमेंट्स। इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली क्लोरोबेंजोइक एसिड होती है। और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मैंने इंडस्ट्री आउटलुक देखा था, जो आने वाले समय में CAGR जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है इन प्रोडक्ट्स के अच्छे बता रहे हैं। एंड इनफैक्ट कंपनी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे भी फोकस कर रही है। एंड इनफैक्ट आने वाले समय में ये एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन एक टू एन एक्सटेंट हॉल्ट होते जा रहा है या कम हो रहा है। उसकी वजह से वापस क्या हो रहा है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वर्ट देखने लगे। इन्वर्ट देखने का मतलब ये है कि पहले जो हो रहा था, भैया आप एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो, इंपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो, इन द सेंस जो आपको चाहिए वो आप इंपोर्ट कर लो, बाकी चीज़ एक्सपोर्ट्स कर दो। बट अभी क्या हो रहा है कि इंपोर्ट्स कम करने के लिए एक्सटर्नल कंट्रीज़ या आउटसाइड कंट्रीज़ के ऊपर रिलाई करने के बजाय कंट्रीज़ लाइक इंडिया फोकस कर रही हैं कि सेल्फ रिलायंट हो पाएँ। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आने वाले समय में एक की थीम हो सकती है। उसके बाद क्रेडिशंस भी अच्छे खासे मिले हैं कंपनी को। ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है, जो बेसिकली क्वालिटी में होता है। 14,000 एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है। तो उसके बाद जो प्लांट एरिया है इनका ऑब्वियसली स्मॉल कैप है, तो जो इनका लैंड है, इनके पास 66,000 स्क्वायर फीट का लैंड है। प्लांट एंड बिल्डिंग 39,000 स्क्वायर फीट में है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 58 है, स्पेसिफिकली अराउंड 78 हैं। तो इनके इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। आज ऑलमोस्ट 7.57% राइज़ किया है, बट आप जैसा देख सकते हैं हाई यानी 52 वीक हाई इसका 299 है, जो आज ही हिट किया था। बट उससे कहीं ना कहीं डिमांड कूल डाउन होकर स्टॉक प्राइस गिर के 270 पे बंद हुआ, बट स्टिल मोर देन 7.5% राइज़ किया। स्टॉक प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखते हैं 26.8, ग्रोथ स्टोरी के लिए रीजनेबल है, उसी हिसाब से अपने देख सकते हैं। प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 0.46 का है, 0.5 के बिलो, यानी काफ़ी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है कंपनी अभी भी इतने राइज करने के बावजूद। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48%, रिटर्न ऑन इक्विटी 36%, स्टॉक भी तो बता ही चुका हूँ। बुक वैल्यू 27 है, तो कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। बट ऑब्वियसली माइक्रो कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 400 करोड़ का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कहीं ना कहीं हायर साइड पे एक्सपेक्टेड थी। उसके बाद हाफ ईयरली रिजल्ट्स देखते हैं इसके। पहले सितंबर 2019 में 28 करोड़ की सेल्स थी, जो 30 करोड़ की इंक्रीज़ हुई। उसके बाद से कोविड हिट कर गया था, तो कहीं ना कहीं सेल्स में थोड़ी डिक्लाइन आई। बट लास्ट 2 हाफ ईयर्स से
काफ़ी कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है। जैसा आप देख सकते हैं मार्च 2021 में 25 करोड़ की थी सेल्स, जो बढ़ के 39 करोड़ हो गई है, एंड अभी रिसेंट में 56 करोड़ हो गई है। एंड नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। सितंबर 2019 में 5 करोड़ का था, जो बढ़ के 10 करोड़ का हो गया है। तो ये काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। एंड बीच में आप देख सकते हैं कोविड इम्पैक्टेड भी था, तो उसके बावजूद कंपनी स्पीड से ग्रो कर रही है। एंड ईयरली रिजल्ट्स देखते हैं, कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। मार्च 2011 में इसके 12 करोड़ की सेल्स थी, जो मार्च 2022 में ईयरली 95 करोड़ की हो गई है। एंड EPS जो है वो तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो अच्छा लग रहा है कंपनी में। बैलेंस शीट देखते हैं, ये सब कंपनीज में डेट एक काफ़ी बड़ी इशू हो सकता है, बट जैसा आपने देख सकते हैं लास्ट ईयर मार्च 2021 में बोरोइंग्स ऑलमोस्ट जीरो ही थी या 1 करोड़ की ही दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 72.94% जो प्रोमोटर्स के पास है। एंड इनफैक्ट 2 ही प्रोमोटर हैं, गिरीश कुमार शाह एंड संजय मराठे। इन दोनों के पास बराबर का स्टेक है 36.47%, एंड पब्लिक के पास 27.06। तो एकदम कांस्टेंट रहा है, यानी प्रोमोटर्स ना ही अब बाइंग कर रहे हैं ना ही सेलिंग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है। एंड ऑब्वियसली FIIs एंड DIAs के अभी रडार में आई नहीं है, क्योंकि 400 करोड़ की ही कंपनी है। जैसा आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ग्रो कर चुका है ये स्टॉक, यानी मोर देन 2000% का रिटर्न दिया है। एंड आप देख सकते हैं लास्ट में तो ऑलमोस्ट एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन गई है, जो अचानक से 200 के बाद से 270 तो 2-3 या 5 दिन के अंदर ही कवर किया है स्टॉक ने। एंड उस किस वजह से कवर किया है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी गुजरात एनवायरनमेंट क्लियरेंस का, जो ये अपनी प्लांट को एक्सपेंड करना चाहती है, वहाँ कैपेसिटी डबल करना चाहती है। तो अभी रिसेंटली 2 जून को मैंने BSE साइट से निकाला, जो उनको ये क्लियरेंस मिला है एक्सपेंशन प्लान का। एंड उसमें अप्रॉक्सीमेटली कैपेक्स जो होगा वो 80 करोड़ का होगा, एंड जो 15 मंथ्स में कंप्लीट होगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड कंपनी को ये भी दिखा रहा है कि कंपनी फ्यूचर काफ़ी अच्छा देख रही है अपना, एंड काफ़ी स्पीड से ग्रो करने की कोशिश कर रही है। एंड ऑब्वियसली कैपेसिटी डबल हो जाएगी, तो फ्यूचर अच्छा लग रहा है कंपनी का। इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज़ है जो इतनी माइक्रो कैप होने के बावजूद फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। जैसा आप देख सकते हैं टेक्निकल्स या कैंडल स्टिक पैटर्न में लास्ट 4-5 डेज़ का ऑलमोस्ट वर्टिकली राइज कर रही है। ग्रीन कैंडल्स पे ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, बट आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्निंग ये हो जाता है कि वॉल्यूम्स तो अच्छी खासी थी इनफैक्ट लास्ट फ्यू डेज से, इनफैक्ट लास्ट फ्यू मंथ से वॉल्यूम्स आज सबसे ज़्यादा देखने को मिली। बट स्टिल आप देख सकते हैं जो लास्ट में जो कैंडल बनी है वो काफ़ी 300 के आसपास तक गई, बट जो क्लोजिंग हुई है वो 270 पे आके हुई है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है कि प्राइस इतना ज़्यादा आज क्यों गिरा है। तो कहीं ना कहीं जैसा ये भी दिखा रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या फिर मनी फ्लो इंडेक्स। बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में क्या होता है, सिर्फ प्राइस इनकॉर्पोरेट करते हैं, एंड मनी फ्लो इंडेक्स में क्या होता है, प्राइस एंड वॉल्यूम्स दोनों कंसिडर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मनी फ्लो इंडेक्स भी कंसिडर करें या फिर दोनों ही कंसिडर करें, तो दोनों ही के हिसाब से ओवरबॉट जोन में है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। ये स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिए, और मैंने भी रडार पे रखा है। एंड इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अभी क्योंकि ऑलरेडी 4-5 डेज़ में इतना ज़्यादा राइज कर चुका है, तो अभी अपने भाग के काम नहीं कर सकते स्टॉक में। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए, एंड लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू डेज तक ट्रैक करते हैं। एंड उसके बाद अगर मेरे को लगता है ये स्टॉक बाइंग जोन में आ जाए, तो उसके बाद अपने इसको कंसिडर कर सकते हैं वो भी। बट क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक है, सिर्फ 400 करोड़ की कंपनी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डाइवर्सिफाइड रहना एंड बहुत ही स्मॉल एलोकेशन करना, क्योंकि ऑब्वियसली माइक्रो कैप में रिस्क ज़्यादा हो जाता है। बट अगैन ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग खुद अपने एनालाइज करिए एंड अपना रिस्क एपेटाइट देखिए, रिस्क प्रोफाइल देखिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना किस टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले। एंड मैं पर्सनली स्टॉक में एंट्री बनाता हूँ, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।